गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संस्कार सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़ाव की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और मैं महेंद्र कुमार वर्मा आपके लिए लेकर के आया हूँ फिर से विशेषण का टॉपिक। तो डियर स्टूडेंट्स, पिछली बार कक्षा 10 की बात करते हैं अपन ने विशेषण के टॉपिक में विशेषण के जो भेद हैं उनमें से 2 भेदों का अध्ययन कर लिया था। विशेषण के 4 भेद बताए गए हैं, जिनमें से 2 भेद मैंने आपको पहले बता दिए हैं कौन कौन से होते हैं। उसके बाद में अपना जो तीसरा जो भेद है विशेषण का, वो है संख्यावाचक विशेषण। अब देखो, संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है, नाम से ही पता चल जाएगा अपने को। संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है, अपने को नाम से ही पता चल जाएगा कि क्या पूछ रहा है। देखो, इसकी संख्या है इसके अंदर, कोई भी क्रम है, कोई भी गिनती है, कोई भी गणना है, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। तो देखो, जो विशेषण, इसकी परिभाषा की बात करते हैं, जो विशेषण संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की संख्या, क्रम गणना आदि का बोध कराते हैं। जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम शब्दों की संख्या, क्रम, गणना आदि का बोध कराते हैं, वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। देखो, संज्ञा और सर्वनाम शब्द जो है, इन शब्दों में कोई भी संख्या आ सकती है, कोई भी क्रम आ सकता है, कोई भी गिनती आ सकती है, इनका ये बोध कराएंगे। तो जो विशेषण संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की संख्या, क्रम, गणना आदि का बोध कराते हैं, वे ही संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। जैसे उदाहरण के तौर पर अपन ले लेते हैं, जैसे इस कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं। दशरथ के चारों पुत्रों का विवाह हो गया। दशरथ के चारों पुत्रों का विवाह हो गया। भारत का प्रत्येक नागरिक ज्ञानी है। ये 3 मैंने आपके सामने उदाहरण रख दिए हैं। संख्यावाचक विशेषण किसको कहते हैं, जो विशेषण किसी संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की संख्या, गणना और क्रम आदि का बोध कराते हैं, वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि इस कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं, दशरथ के चारों पुत्रों का विवाह हो गया, भारत का प्रत्येक नागरिक ज्ञानी है। तो इसमें से अपने को ढूंढना है संख्यावाचक विशेषण क्या है। संख्या कहां पे आई है, 30, चारों और प्रत्येक, यानी 30, चारों और प्रत्येक, ये किसी संख्या का क्या करवाते हैं, बोध कराते हैं। ये किसी संख्या क्या करवाते हैं, बोध करवाते हैं। इसलिए यहां पर संख्यावाचक विशेषण का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। इसलिए यहां पर संख्यावाचक विशेषण का क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। तो ये तो इसकी परिभाषा थी, इसको उदाहरण बात करते हैं भेदों की। संख्यावाचक विशेषण के भेद या प्रकार। संख्यावाचक विशेषण के भेद या प्रकार, तो दोस्तों इसके ज्यादा कुछ प्रकार नहीं है, इसके 2 ही प्रकार हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और दूसरा है
अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ये इसके बेस है। डियर स्टूडेंट्स, संख्यावाचक विशेषण की अपन बात कर रहे हैं, इसकी परिभाषा पढ़ने बता दी है, उदाहरण पढ़ने बता दिए हैं। अब बात करते हैं इसके भेदों की कि संख्यावाचक विशेषण के भेद कितने होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, पहला निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। अब अपन बात करते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण की। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अब देखो इसकी परिभाषा की अगर अपन बात करेंगे तो निश्चित का मतलब जहां पे कन्फर्म हो, किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं हो बीच में, तो वे जो विशेषण किसी संज्ञा व सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जो विशेषण किसी संज्ञा व सर्वनाम या किसी वस्तु की निश्चित संख्या का क्या करवाते हैं, बोध कराते हैं, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण की बात करते हैं अपन, 25 रुपये, 25 रुपये, एक लड़का, 4 विद्यार्थी। अब देखो इन सभी चीजों से कुछ कंफर्म हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। यहां पे अपने को पता चल रहा है कि रुपये कितने, लड़के कितने और विद्यार्थी कितने, तो ये अपने को इन चीजों का इसमें पता चल रहा है। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसको कहेंगे, निश्चित संख्यावाचक विशेषण उनको कहते हैं जो किसी संख्या या सर्वनाम की निश्चित संख्या का क्या करवाते हैं, बोध करवाते हैं। उन्हें जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये मैंने आपको उदाहरण बता दिए। अब देखो इसमें एक बात और भी है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, प्रयोग के आधार पर भी इसके काफी भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर भेद, प्रयोग करते हैं उसके आधार पर इसके काफी भेद होते हैं। पहला भेद होता है गणनावाचक, गणनावाचक विशेषण, गणनावाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण बोलते हैं इसको, गणनावाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ये पहला होता है। और गणना में देखो क्या क्या था दोस्तों, 1 2 3 4 गिन के आती है। इसी प्रकार से गणनावाचक के बाद में आएगा क्रमवाचक। क्रमवाचक में दोस्तों क्या होता है, क्रम, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये। उसके बाद में आता है दोस्तों आवर्तीवाचक विशेषण। आवर्ती में दुगुना, 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 तिगुना, चौगुना, ये चीजें इसमें आएंगी। ठीक है, देखो मैंने आपको 3 बता दिए। गणनावाचक में गिनती, जैसे गिनती बोलते हैं 1 2 3 4। क्रमवाचक में पहला, दूसरा, तीसरा। आवर्तीवाचक में दुगुना। फिर आएगा समुदायवाचक, समुदायवाचक। और इस समुदायवाचक में दोस्तों क्या होगा, इस समुदायवाचक में क्या होगा, जैसे दोनों, तीनों, चारों, या आगे। उसके बाद में आता है समुच्चयवाचक, समुच्चयवाचक। और दोस्तों समुच्चयवाचक में क्या होगा, समुच्चय किसके बनते हैं, जैसे दर्जन, दर्जन, युग्म, जोड़ा, सतसई, चालीसा, ये सारी चीजें हैं इसमें। सतसई, चालीसा। छठे नंबर का जो है प्रत्येकवाचक,
प्रत्येकवाचक, और इस प्रत्येकवाचक में क्या आएगा, पहले तो इसमें प्रत्येक ही ले लो, प्रत्येक, एक एक, हर एक, ये इसमें चीजें आएंगी, प्रत्येक, एक एक, हर एक, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। तो दोस्तों बात कर रहे थे अपन संख्यावाचक विशेषण की, और संख्यावाचक विशेषण में किसकी, पहला क्या था अपना, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और निश्चित संख्यावाचक विशेषण में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे किसी जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, या किसी वस्तु की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, या किसी वस्तु या व्यक्ति की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, वे निश्चित संख्यावाचक सर्वनाम कहलाते हैं। 25 रुपए, एक लड़का, 4 विद्यार्थी, ये सारे उदाहरण इसके। अब बात करते हैं अपन प्रयोग के आधार पर भी इसके काफी भेद बताए गए हैं, किसके, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में गणनावाचक होता है, जैसे 1 2 3 4, उसके बाद में क्रमवाचक आ जाता है। क्रमवाचक में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आवर्तीवाचक में दुगुना, तिगुना, चौगुना। समुदाय में दोनों, तीनों, चारों, पांचों। समुच्चयवाचक में क्या होगा, दर्जन है, कोई भी जोड़ा है, कोई भी युग्म है, कोई भी सतसई है, कोई भी 40 है, यानी समूह की बात आएगी इसमें। ओके, प्रत्येकवाचक में प्रत्येक है, एक है, हर एक है, एक एक प्रति है, दो दो प्रति है, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। तो ये तो हो गया अपना क्या, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब दूसरा जो है संख्यावाचक विशेषण का दूसरा भेद जो है, जिसका नाम है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। दूसरे वाले का नाम क्या है दोस्तों, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, देखो नाम से ही पता चल रहा है, उसमें तो जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम या किसी वस्तु या व्यक्ति की निश्चित मात्रा का बोध कराते थे, यहाँ पे अनिश्चित, जो विशेषण किसी व्यक्ति या वस्तु की अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, नहीं जिनको गिन नहीं सके, अनिश्चित संख्या का क्या कराते हैं, बोध कराते हैं, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अनेक मनुष्य, कुछ व्यक्ति, सब बातें। अब देखो इसमें निश्चित कुछ पता चल रहा है क्या अपने को, कुछ व्यक्ति है, सभी औरतें, ये जो भी वर्ड मैंने आपके सामने लिखे हैं, इन वर्डों में कहीं पे भी कोई काउंटेबल है क्या, जिसको अपन गिन सकें, जिससे अपने को निश्चित मात्रा का पता चल जाए। अनेक मनुष्य में बहुत सारे हो सकते हैं, कुछ व्यक्ति में थोड़े भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, सब बातें, थोड़ी बातें भी हो सकती हैं, ज्यादा भी हो सकती हैं, सभी औरतें का मतलब जितनी है, यानी निश्चित अनिश्चित हो रहा है सब कुछ, यहाँ पे कुछ पता नहीं चल रहा कितने क्या है इसमें। अब इसको उदाहरण की बात करेंगे, देखो पहले इसकी परिभाषा की बात की थी अपन ने, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण उसको कहते हैं जो किसी व्यक्ति या वस्तु की अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। उदाहरण ले लेते हैं अपन इसके, उदाहरण की अगर अपन बात करते हैं तो इन्हीं से उदाहरण बनेगा, अनेक मनुष्य, कुछ व्यक्ति, सब बातें, सभी औरतें, इन्हीं से उदाहरण बनेगा। जैसे इस गांव में बहुत व्यक्ति या आदमी निरक्षर हैं, यह साक्षर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस गांव में बहुत आदमी है, व्यक्ति है, औरतें हैं, साक्षर है, निरक्षर है। अब देखो ये बहुत वर्ड जो है, इसको आप देख सकते हो, ये काउंटेबल है क्या, जैसे किसी व्यक्ति को पैसे की जरूरत पड़ेगी तो वो क्या कहेगा, निश्चित मात्रा नहीं कहेगा, भाई 100-200 रुपए दे दे, मैं काम चला लूंगा, तो उसके लिए क्या होगा, केवल 100-200 रुपयों से काम चला लेंगे। अगर 100-200 तो 200। अब काउंटेबल नहीं है, पक्का पता नहीं है कि 100 है कि 200 है,
पक्का पता नहीं चल रहा ना यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे पता नहीं चल रहा। जैसे कुछ आदमी बाहर आंगन में बैठे हैं, अब कितने बैठे हैं कितने नहीं बैठे हैं निश्चित मात्रा का अपने को यहाँ पे कुछ पता नहीं है कि कितने बैठे हैं कितने नहीं बैठे हैं, इस बात का अपने को कुछ पता नहीं है। तो ये हो गया अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ओके दोस्तों, अब अपना चौथा जो विशेषण का प्रकार है वो है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, और ये सार्वनाम के ऊपर डिपेंड करता है मित्रों। सार्वनामिक विशेषण का मतलब क्या है, जो सर्वनाम के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। और इसमें सर्वनाम कौन कौन से आते हैं, इसमें आते हैं पुरुषवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक और निजवाचक, और इनमें भी मैं, तुम, आप। पुरुषवाचक और निजवाचक, इसमें भी कौन कौन से, मैं, तुम, आप। इनके अलावा या इनके अतिरिक्त अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा से पहले आते हैं तो वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। मित्रों, पुरुषवाचक और निजवाचक जैसे कि मैं, तुम और आप, इनके अलावा अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा से पहले आते हैं तो ये क्या करते हैं, तो ये किसी वस्तु की और संकेत या निर्देश करते हैं, बताते हैं। ये कंडीशन निर्देश बताते हैं, तो ये किसी वस्तु की ओर संकेत या निर्देश बताते हैं या करते हैं। ओके, जैसे वह नौकर नहीं आया, वह नौकर नहीं आया, वह नौकर नहीं आया। जैसे यह लड़का अच्छा है, यह लड़का अच्छा है। अब देखो आप, सार्वनामिक विशेषण में मैंने आपको क्या बताया, सार्वनामिक विशेषण का मतलब है पुरुषवाचक और निजवाचक जिसमें मैं, तुम, आप आ गए। इनके अलावा अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा और संज्ञा से पहले आते हैं। अब देखो यहाँ पे नौकर और लड़का है, ये संज्ञा है जो कि किसके रूप में प्रयोग हो रही है, विशेषण के रूप में। ये नौकर और ये लड़का क्या है, संज्ञा है, और ये प्रयोग किसके रूप में हो रहे हैं, विशेषण के रूप में। ठीक है, वह और ये है, तो देखो संज्ञा ये हो गई, इससे पहले क्या है, वह और ये है, तो इसमें यह और वह जो है ये क्या है, ये सार्वनामिक क्या है, विशेषण है। यह नहीं, सॉरी, ये सर्वनाम है, यह और वह जो है ये है सर्वनाम। ये संज्ञाएं दोनों जो कि विशेषण के रूप में प्रयोग हो रही हैं, यह और वह, ये क्या है, ये सर्वनाम है। तो परिभाषा में क्या बताया था, पुरुषवाचक और निजवाचक, मैं, तुम, आप, इनके अतिरिक्त अन्य सर्वनाम यह और वह आ गया जब किसी संज्ञा से पहले आते हैं तो ये किसी व्यक्ति और वस्तु की ओर निर्देश करते हैं। वह कि वह नौकर नहीं आया, अभी तक नहीं आया। यह लड़का, ये लड़का नहीं, लड़का ये क्या है, अच्छा है। ये क्या हुआ, ये लड़का अच्छा है, तो इसकी तरफ क्या हुआ, निर्देश, यानी हिंट दिया है, संकेत किया है। तो इस प्रकार से ये हो गया सार्वनामिक विशेषण। दोस्तों, विशेषण की अवस्थाएं और होती हैं, विशेषण की अवस्थाएं, तीन प्रकार की इसकी अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्था होती है, तीन। पहली अवस्था क्या है, पहली अवस्था जिसको बोलते हैं मूलावस्था। मूलावस्था, अब ये मूला डिग्री जो होती है ना, उसी प्रकार से अंग्रेजी में जो डिग्री चलती है ना, डिग्री, उसी प्रकार से अवस्थाएं चलती है। तो विशेषण की पहली मूलावस्था में क्या होता है, इस मूलावस्था में
किसी एक वस्तु की किसी दूसरी वस्तु से तुलना नहीं होता है, बल्कि उसकी सामान्य विशेषता बताई जाती है। इसमें एक वस्तु की किसी दूसरी वस्तु से क्या नहीं होती है, तुलना नहीं होती है, बल्कि उसकी सामान्य विशेषता बताई जाती है। जैसे उदाहरण के लिए राम सुंदर है, राम सुंदर है। अब बताओ किसी से तुलना है किसकी, केवल इसकी एक विशेषता बताइए कि राम क्या है, सुंदर है, कोई तुलना नहीं है। मूलावस्था के बाद में दूसरी अवस्था जो है जिसका नाम क्या है, उत्तरावस्था, उत्तरावस्था। अब इस उत्तरावस्था में क्या होगा, इसमें सामान्य विशेषता नहीं बताई जाएगी, इसमें किसी एक वस्तु की किसी दूसरी वस्तु से क्या बताई जाएगी, तुलना बताई जाएगी, ठीक है। और तुलना में किसी एक की अधिकता या न्यूनता बताई जाएगी, किसी एक की अधिकता या न्यूनता। इसका मतलब क्या हुआ, किसी एक को ज्यादा बढ़िया बताया जाएगा, किसी एक को कम बताया जाएगा। समझ में आ रही है बात। इसमें किसी एक वस्तु की या एक व्यक्ति किसी दूसरे वस्तु से तुलना होगी और दोनों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाएगा। इसका मतलब है श्रेष्ठ। देखो श्रेष्ठ, इसी उदाहरण से अपन ले लेते हैं राम सुंदर है, तो इसमें क्या करेंगे अपन, उदाहरण के लिए राम श्याम से सुंदर है। अब देखो दो नाम आ गए, मैंने बताया था ना दो व्यक्ति वस्तु, राम और श्याम दो नाम आ गए। अब राम जो है ना श्याम से सुंदर है, तो कमजोर तो कौन हो गया, श्याम, और ये बढ़िया इसको राम को बताया जा रहा है, दोनों की तुलना हो गई। श्रेष्ठ कौन हुआ, श्रेष्ठ इसमें राम, और न्यून कौन हुआ, श्याम। ये इसकी विशेषता हो गई। तीसरी है उत्तमावस्था, उत्तमावस्था। और इस उत्तमावस्था में क्या होता है, किसी एक व्यक्ति की या किसी एक वस्तु की तुलना जो है वो नहीं होगी, बल्कि श्रेष्ठ बता दिया जाएगा। तुलना तो होगी, किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना तो होगी, लेकिन एक को सबसे श्रेष्ठ बता दिया जाएगा। इसमें श्रेष्ठतम होता है, श्रेष्ठतम बता दिया जाएगा। यानी ना ये इससे बड़ा है, बल्कि सबसे ही दो वस्तु में व्यक्ति और वस्तु की तुलना करके अधिकता न्यूनता तो यहाँ बताएगी, लेकिन यहाँ पे दो वस्तुओं और व्यक्ति की तुलना नहीं होगी, बल्कि एक को सर्वश्रेष्ठ बता दिया जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर राम सबसे सुंदर है। अब बताओ इसकी टक्कर में कोई है क्या, कोई नहीं है इसकी टक्कर में। राम सबसे सुंदर है, तो किसी से तुलना हुई क्या, कोई तुलना नहीं हुई, पहले ही कर दिया इसको तो घोषित, राम जो है वो सबसे सुंदर है, इसकी टक्कर वाला व्यक्ति कोई नहीं है। तो दोस्तों विशेषण की तीन अवस्थाएं होती है, मूलावस्था जिसमें सामान्य विशेषता बताई जाती है, उत्तरावस्था जिसमें दो की तुलना की जाती है, एक को श्रेष्ठ बताया जाता है, एक को कमजोर बताया जाता है। इसमें तीसरी वाली में दोनों अवस्था में सबसे श्रेष्ठ बताया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से अपन ने आज ये विशेषण का टॉपिक कंप्लीट कर दिया है। विशेषण के चार भेद बताए थे, तीसरा ये है, चौथा ये है, उसके बाद में विशेषण की अवस्थाएं हो गई। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे आशा है कि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।